कि इजराइल, इंडिया और यूएई, ये तीनों देश आकर और एक कोई पैक्ट या कोई अलायंस जो उनका बन रहा है, उसको लेकर सऊदी अरब को ऑब्जेक्शन हो रहा है। वहां के तमाम कमेंटेटर्स कह रहे हैं कि नहीं करना चाहिए। तो अगर इधर सऊदी अरब, पाकिस्तान और टर्की बना रहे हैं, तो इधर क्या एतराज है अगर भारत, यूएई और इजराइल मिल जाए? देखिए, ऐसा है, पहली बात तो ये जो बात चल रही है, ये जो इंडिया, यूएई और इजराइल की बात, ये दो, देर आर टू रीजंस व्हाई इट इज बीइंग सेड। वन इज, हम इसको बोलते थे कि ये वेस्ट का क्वाड है, जिसको I2U2 बोलते हैं, विच इज इंडिया, इजराइल, यूएई एंड अमेरिका। ये चार का, यूएस का। तो वो खत्म हो रहा है, अभी कहाँ है वो, मैं बताता हूँ। दूसरा, जो ये आईमेक की बात हो रही थी, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर, जो कि यूएई के थ्रू जाएगा, फिर इजराइल जाएगा, हाइफा पोर्ट, और वहां से यूरोप जाएगा। तो ये सब चीजें, ये अब सब बदल रही हैं। अभी वहां पर एक रीजनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क आ रहा है, जो एक नई सोच है, और उस नई सोच के तहत जो है, जो मैं आपसे बता रहा हूं, पाकिस्तान का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उसमें। ये सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप की, आपको लगता है कि ये कोई गीदड़ भभकी है या वाकई वो ओमान पे बम बरसा देंगे? बहुत बहुत शुक्रिया मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाने का। देखिए, ऐसा है कि पहली बात तो हमें ये समझनी है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बहुत इम्पोर्टेंट है पेट्रो डॉलर के लिए, अमेरिकन्स के लिए। तो डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले तो एक ये सोशल मीडिया पे दिखाया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ नाउ इज़ अमेरिकन टेरिटरी, उसको डिक्लेयर कर दिया है उन्होंने। तो दूसरी बात यह है, उन्होंने कहा है कि जो ओमान है उसमें हम बम बरसाएंगे, जो आपने बात बोली है। तो हुआ ये है कि ओमान और ईरान के बीच में तकरीबन तय हो गया है कि किस तरीके से शिप्स जाएंगे, किस तरीके से आएंगे, क्या टैरिफ लिया जाएगा। तो जो मोटी मोटी बात है वो ये पता चली है कि टोल लिया जाएगा करीबन 7% ऑन द कार्गो वैल्यू, और एस्टिमेट ये लगाया जा रहा है इस टोल लेने से अगर नॉर्मल खुल जाए रास्ता, जब खुलेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे, तो ईरान एनुअली $100 बिलियन यहाँ से कमा सकता है। और ये भी बताया जा रहा है कि जो अंदर भी जहाज जाएंगे, बाहर भी आएंगे, वो सब ईरान के रास्ते से आएंगे, नॉर्दर्न रूट से ही आएंगे, ये तय हो गया है। तो अब ये कह रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप की मैं यहाँ बम मतलब आयल बॉम्ब ओमान। दो खास बातें जो वो बोल रहे हैं जिस पे हमें ध्यान देना है। पहली बात तो जैसे मैंने आपको बताया, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि ये हमारी टेरिटरी है। दूसरी, ये भी एक लीक हुई थी खबर, जो उन्होंने खुद ही बोली थी कुछ दिन पहले न्यूयॉर्क रैली में, कि न्यूक्लियर वेपन भी इस्तेमाल हो सकते हैं। उसके बाद एक रिपब्लिकन लॉ मेकर हैं, जो फॉर्मर लॉ मेकर हैं, जिनका नाम है मैजोरी टेलर ग्रीन, उन्होंने ये बताया है कि हाँ, अंदर बातचीत चल रही है न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर भी। तो अब कुछ एनालिस्ट भी इसमें बात कर रहे हैं अलग अलग चैनल्स पे कि क्या न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करेंगे प्रेसिडेंट ट्रंप। अगर करेंगे तो हॉर्मुज़ पे ही करेंगे। छोटी बात, मुख्तर बात ये है, प्रेसिडेंट ट्रंप के पास आज कोई मिलिट्री ऑप्शंस नहीं है। तो सवाल ये उठ रहा है कि क्या टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन अमेरिका इस्तेमाल करेगा। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है, अब उन्होंने ये कह दिया है कि अब मैं बातचीत ईरान से नहीं करूँगा, और अब वो ये कह रहे हैं कि हम इकोनॉमिक प्रेशर डालेंगे ईरान के ऊपर। तो ये सब जो है खोखली बातें हैं सारी की सारी, इनमें कोई दम नहीं है। सिर्फ जो बात समझने वाली है वो न्यूक्लियर वेपन की है, तो उसमें उनकी बातचीत हुई है, यहाँ पर बात फंसी हुई है। मैं एक ही लम्हे में आती हूँ, जो मक्का पैक्ट है उसको लेकर भारत में किस तरह की प्रतिक्रिया है, और यूएई, इजराइल और भारत, ये तीनों एक त्रिकोण जो बन रहा है, इसको लेकर किस तरह की बात है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया जब डोनाल्ड ट्रंप ने खुशी का इजहार किया, क्योंकि जैसा मैं कह रही थी कि बाकी भारत के पत्रकारों की तरह मैं भी वेस्टर्न कमेंटेटर्स को सुनती हूँ, और वो तो खुद अपनी ऑबिचुरी लिख रहे थे, खुद अपना मर्सिया पढ़ रहे थे कि देखिए हमारा तो वी आर ओवर, वी आर फिनिश्ड, अमेरिकन आइडिया इज़ फिनिश्ड। लेकिन उसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप आके बढ़ चढ़ के ये कहते हैं कि बड़े खुश हैं और तारीफ़ कर रहे हैं मक्का पैक्ट की। तो इन दोनों के बीच हम कैसे सेंस कैसे बनाएं कि एक तरफ कमेंटेटर्स, दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप और तीसरी तरफ जेडी वैंस? देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप का ये ख्याल है कि सिक्योरिटी फोर्सेस तो मुझे पर्शियन गल्फ से अपनी फ़ौज हटानी पड़ेगी, तो जब वहाँ वैक्यूम हो जाएगा तो कुछ तो चीज़ वहाँ पर आएगी, तो वो रीजनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क आएगा। बट ही ऑल्सो वॉन्ट्स टू मेंटेन गुड रिलेशंस विद द जीसीसी कंट्रीज। वो इसलिए बिकॉज ही नीड्स द पेट्रो डॉलर्स
सो व्हाट ही इज थिंकिंग इज, अभी तक ये सोच थी प्रेसिडेंट ट्रम्प की, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ मेरी रहेगी, इसका मतलब मैं सिक्योरिटी दे रहा हूँ जो है जीसीसी कंट्रीज को। सो जीसीसी कंट्रीज विल कंटिन्यू टू ट्रेड इन पेट्रो डॉलर्स, ये उनकी सोच है। और वहाँ से मुझे हटानी ज़रूरी है पर्शियन गल्फ से, बिकॉज वो वनरेबल हो गई हैं, वहाँ मैं रख ही नहीं सकता हूँ। बिकॉज जो जीसीसी कंट्रीज हैं पहले तो वो नहीं मानेंगी अब, क्योंकि उनको खतरा हो रहा है अगर अमेरिकन फोर्सेस वहाँ बैठी हुई हैं, और वो खुद नहीं वहाँ रखना चाहते क्योंकि नुकसान बहुत हो चुका है ये ईरानी मिसाइल्स और ईरानी ड्रोन से जो बहुत एक्यूरेट है, तो वो पर्शियन गल्फ से दूर होना चाहते हैं अपनी फौजों को, पर पूरा कब्जा चाहते हैं हरमोज पे। और सोच ये है कि उस बिकॉज कब्जा रहेगा हरमोज पे, पेट्रो डॉलर चलता रहेगा, जो नहीं होगा, उनका कब्जा ही नहीं है वहाँ पर। जेडी वायंस इज सीइंग द रियलिटी कि हमारे पास हरमोज का कब्जा नहीं है और ना होगा अब, इसलिए ही इज टॉकिंग ऑफ कि यूएस डॉलर जो है वो रिजर्व करेंसी नहीं रहेगा दुनिया की। और अभी तक जो अमेरिका चीपली मतलब जिंदगी बिता रहा था, अब देयर विल बी इन्फ्लेशन, ही इज ऑलरेडी गिवन द इंडिकेशन, वहाँ रेट बढ़ेगी। देखिए आज क्या हो रहा है, सबसे बड़ी दिक्कत अमेरिका में जो लोगों को हो रही है बिकॉज ऑफ दिस वॉर, वो हो रही है कि गैसोलीन के प्राइसेस बहुत बढ़ गए हैं। वो एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है अमेरिका में। उसके बाद फिर इन्फ्लेशन बढ़ गई है बहुत ज़्यादा, वो एक और मुद्दा बन चुका है। तो जेडी वायंस इज एक्चुअली साइडिंग विद द थिंकिंग कि हमें ये लड़ाई छोड़ के फॉरगेट अबाउट पेट्रोल डॉलर्स, वी हैव टू लिव विद व्हाट वी हैव। जो चीप हम जिंदगी बिता रहे थे बिकॉज ऑफ पेट्रोल डॉलर्स, समबडी वाज बाइंग आवर डेट, वो वक्त निकल चुका है। जी हाँ। और जो भी थोड़ा बहुत अमेरिका को समझता है वो जानता है कि वहाँ पर दो चीज़ों पे सरकारें हिल सकती हैं, एक तो ग्रोसरी के दाम बढ़ जाना और दूसरे वहाँ जो ईंधन है, जो गैस है, उसके दाम बढ़ जाना। पूरी की पूरी इकोनॉमी और पूरी सोसाइटी इस पे ही डिपेंड करती है। इतने सारे लोग हैं जो सोशल सिक्योरिटी यानी जो सरकार से पैसा मिलता है, बेरोज़गारी का भत्ता या ये सब कुछ, वो सिर्फ ग्रोसरी के दामों पर कहीं ना कहीं डिपेंड करता है। और इसीलिए जो ज़ोहरान ममदानी है न्यूयॉर्क में, चूँकि इतना मुश्किल हो रहा था वहाँ पर जीना, सिर्फ एक 1 पॉइंट एजेंडा पे वो पूरा चुनाव जीत गए थे। अब मैं आ जाती हूँ यहाँ पर, ये जो सऊदी और पाकिस्तान और टर्की वाला पैक्ट हुआ है, इसको लेकर भारत की तरफ से तो कोई, मुझे लगता है आधिकारिक मैंने नहीं देखा कोई रिएक्शन आया है, लेकिन इतना ज़्यादा रिएक्शन मांगा जा रहा था कि ये सोचिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए ज़रिए नरेंद्र मोदी का झूठा बयान तैयार किया गया, जिसमें वो बहुत स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट कर रहे हैं कि ये लोग साथ में आ रहे हैं, और इस तरह से करके मुझे लगता है कि शायद ये पाकिस्तानियों का कारनामा रहा होगा कि वो चाहते थे कि पाकिस्तान को बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाए। चलिए वो तो हमें नहीं पता कि क्या किसने किया ये ज़रूर, लेकिन जो एम्बेसी है भारत की सऊदी अरब में, उसको बाकायदा इस पर रिएक्शन देना पड़ा कि ये झूठ है और ये एआई है। इस तरह का कोई बयान नरेंद्र मोदी ने नहीं दिया। मैं आपसे यहाँ समझना चाहती हूँ कि जिस तरह से मैंने जिक्र किया कि ये जो मक्का पैक्ट का हम जिक्र कर रहे हैं, उसी के काउंटर के तौर पर देखा जा रहा है कि इज़राइल, इंडिया और यूएई, ये तीनों देश आकर और एक कोई पैक्ट या कोई अलायंस जो उनका बन रहा है, उसको लेकर सऊदी अरब को ऑब्जेक्शन हो रहा है। वहाँ के तमाम कमेंटेटर्स कह रहे हैं कि नहीं करना चाहिए। तो अगर इधर सऊदी अरब, पाकिस्तान और टर्की बना रहे हैं, तो इधर क्या एतराज़ है अगर भारत, यूएई और इजराइल मिल जाए? देखिए ऐसा है, पहली बात तो ये जो बात चल रही है, ये जो इंडिया, यूएई और इजराइल की बात, ये दो, देयर आर टू रीजंस व्हाई इट इज बीइंग सेड। वन इज, हम इसको बोलते थे कि ये वेस्ट का क्वाड है, जिसको I2U2 बोलते हैं, विच इज इंडिया, इजराइल, यूएई एंड अमेरिका, ये चार का, यूएस का। तो वो खत्म हो रहा है, अभी कहाँ है वो, मैं बताता हूँ। दूसरा जो ये IMEC की बात हो रही थी, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर, जो कि यूएई के थ्रू जाएगा, फिर इजराइल जाएगा, हाइफा पोर्ट, और वहाँ से यूरोप जाएगा। तो ये सब चीज़ें ये अब सब बदल रही हैं। अभी वहाँ पर एक रीजनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क आ रहा है, जो एक नई सोच है, और उस नई सोच के तहत जो है, जो मैं आपसे बता रहा हूँ, पाकिस्तान का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उसमें। अच्छा, अब जहाँ तक हुआ क्या है, यूएई और सऊदी का सवाल है। आपको शायद मालूम होगा कि 2 मिसाइल्स फायर हुई हैं अभी, कल की बात है शायद, यूएई के पर फायर हुई हैं, और ये बताया जा रहा है कि वो मिसाइल ईरान ने फायर करी है। ईरान ने क्लैरिफिकेशन दे दिया है कि हमने फायर नहीं करी है। तो मैं समझता हूँ वो जो है, हो सकता है इजराइल की मिस्चिफ हो, क्योंकि उसका कारण है, देखिए यूएई जो है वो सऊदी का सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है,
सऊदीज का नंबर 1 ट्रेडिंग पार्टनर इज चाइना और सेकंड इज यूएई। तो कोशिश हो रही है कि इन दोनों के बीच में और फासला उनके अंदर रिफ्ट करवाई जाए दोनों मुल्कों के बीच में। यूएई और सऊदी के बीच में इनमें कोई अच्छे रिश्ते थे नहीं, पर अभी बेहतर हो रहे थे, अब उसको फिर से तोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो कहने का मतलब ये है, मैं ये समझता हूँ इजराइल अभी भी बहुत डिस्ट्रक्टिव काम करने की कोशिश कर रहा है हर जगह, पर अमेरिका जो है, अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट ही इज टॉकिंग सेंस, और जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है मेरे हिसाब से ये जो बातचीत कर रहे हैं वो बेसिकली 3 नवंबर के मिड टर्म इलेक्शन के लिए है कि किसी तरीके से ये इलेक्शन पार हो जाए मेरा। तो ही इज बिल्डिंग अप अ नैरेटिव। और जहाँ तक हिंदुस्तान का सवाल है, हिंदुस्तान में तो लोगों की समझ ही नहीं आ रहा है कि ये जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट है क्या। मैं सुन रहा था अभी एक हमारे फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, उनसे पूछा गया ये क्या है, तो वो बोल रहे हैं हाँ इससे हमारे को थ्रेट हो सकती है। इससे आपको कोई थ्रेट नहीं है, आपको थ्रेट है, देखिए 2 चीज़ें हैं, एक है रीजनल फ्रेमवर्क, एक है इस्लामिक फ्रेमवर्क। रीजनल फ्रेमवर्क का मतलब है वो भी इस्लामिक है, पर वो सिर्फ रीजन तक सीमित है जो कि वेस्ट एशिया है। पर इस्लामिक फ्रेमवर्क इज अ स्टेप बियॉन्ड दैट, कि जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं दे कैन ऑल्सो बी पार्ट ऑफ द कलेक्टिव सिक्योरिटी। और उसके तहत मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज जो है पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो रिलेशंस हैं वो बहुत ही अच्छे हो गए हैं, उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज के अच्छे हो गए हैं, उनकी मिलिट्रीज के अच्छे हो गए हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दे आर अ मिलिट्री थ्रेट टू इंडिया, मैं ये कह रहा हूँ कि दे आर बेसिकली अ स्ट्रेटेजिक थ्रेट टू इंडिया। इसका मतलब ये है, इंडिया आप जानती हैं 2024 में वो छोड़ के साथ चला गया था, बांग्लादेश साथ को रिवाइव करना चाहता है, ये उनकी फॉरेन पॉलिसी की प्रायोरिटी है। पाकिस्तान जो है वो अब बांग्लादेश के साथ आ गया है, चीन जो है वो साउथ एशिया का हिस्सा बन चुका है। आप जब इन सब चीज़ों को देखेंगी तो समझ में आएगा जो इस्लामिक फ्रेमवर्क बन रहा है, जिसमें कि जो इस्लामिक कंट्रीज हैं दुनिया की, वो पहले यूरेशिया की एक साथ आएंगी। अभी देखिए आप पाकिस्तान है, पाकिस्तान ने अभी रिसेंटली एक डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट करा है विद सोमालिया, वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में हो गया। तो पाकिस्तान का रोल बढ़ रहा है, बढ़ता रहेगा।